Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, dear student. Welcome to Physics Grade 9. This is the book of the Khyber Pakhtunkhwa textbook, Board Peshawar, Unit number 6, Work and Energy. Topic is the major sources of the energy. In this topic, हम ये पढ़ेंगे कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ को किस तरह से हम यूज़ करते हैं कि एनर्जी सोर्सेज से हम एनर्जी को यूज़फुल फॉर्म ऑफ द एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ओरिजिनल सोर्सेज जो होते हैं ऑफ एनर्जी, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास एनर्जी रिसोर्सेज की डिफिनेशन आ जाती है कि रिसोर्सेज आर एस्टिमेटेड मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर एनर्जी प्रोडक्शन गिवन आर अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ, कि जितने भी हमारे पास ज़मीन पर अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द एनर्जी मौजूद हैं फॉर द प्रोडक्शन, कि हम उसको फर्दर जो है अदर फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी में कन्वर्ट कर दे यूज़फुल फॉर्म ऑफ द एनर्जी में, तो उनको हम क्या कहते हैं? उसको हम एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं। बुक में आप लोगों के पास इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो गिवन है पेज नंबर 159 पर। Energy transformation technologies convert energy from some sources into a useful form of the energies. एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ को हम यूज़ करते हैं कि एनर्जी हमारे पास जो सोर्सेज उसके मौजूद हैं उससे हम उसको यूज़फुल सोर्सेज में कन्वर्ट कर दें। फॉर एग्जांपल इसका यहाँ पर एग्जांपल क्या आएगा कि हम वाटर से हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, वो फर्दर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो करंट हमारे घरों में सप्लाई होता है। अगर वहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती और वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट ना होती तो हमारे पास कभी भी जो है करंट हमारे घरों में सप्लाई ना होता। Called an energy resources is a raw material obtained from the nature that can be used to do work. और वहाँ पे जो रॉ मटेरियल होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? वो नेचुरली प्रेजेंट होता है और फिर उसको हम यूटिलाइज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन उसकी करते हैं तो वो हमारे पास यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो तब हमारे पास क्या परफॉर्म होता है? वर्क डन परफॉर्म होता है। Resources is considered renewable if it renews itself in the normal human lifespan. अगर इंसान के दिए हुए टाइम के दौरान वो क्या करता है? अपने आप को रिन्यू कर लेता है, एक सोर्स से दूसरे सोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम रिन्यूएबल सोर्सेज कहते हैं। ऑल अदर रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड एज नॉन रिन्यूएबल, लेकिन जो हमारे पास अपने आप को चेंज नहीं कर सकते उनको हम क्या कहते हैं? उसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कह सकते हैं। Scientific and technological advances have led society from a world that required only food energy to be transformed into muscle power to one that makes use of the energy imaginable form of the energy. साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हमारे पास सोसाइटी जो है उससे हम फूड एनर्जी हासिल करते हैं, सिर्फ मसल पावर ट्रांसफॉर्म हो जाती है हमारे पास किस चीज़ में? मसल पावर में। ठीक है, हमारे पास एनर्जी के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिसको हम इमेजिनेबल फॉर्म में ले लेते हैं। इन एवरी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस सम यूजफुल एनर्जी इज लॉस्ट। हर एक ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास जाहिर सी बात है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हो रही होती है तो हमारे पास कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो यूजफुल एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। क्लियरली सोसाइटी कैन नॉट कंटिन्यू टू डिमांड मोर एंड मोर एनर्जी विदाउट कंसिडरेशन ऑफ फॉर द फ्यूचर जनरेशन। लेकिन फिर भी सोसाइटी की डिमांड एनर्जी के लिए जो है वो कंटिन्यूसली उसी तरह से बढ़ती जा रही है। इस खतरे के पेश नज़र कि फ्यूचर जनरेशन के लिए इसके पास कुछ रहेगा या नहीं रहेगा। द चैलेंज इज टू डेवलप एनर्जी रिसोर्सेज एंड प्रोसेस दैट आर सस्टेनेबल। अब हमारे पास जो चैलेंज है वो ये है कि हमने ऐसे एनर्जी सोर्सेज डेवलप करने हैं जो हमारे पास देरपा हो। ठीक है, अ सस्टेनेबल रिसोर्स इज द वन दैट विल नॉट डिप्लीट अवर टाइम। हमारे पास सस्टेनेबल रिसोर्सेज वो होंगे जो हमारे पास हमारे टाइम को ख़त्म ना करें एंड विल नॉट डैमेज अर्थ सेंसिटिव बायोस्फीयर, और अर्थ का जो बायोस्फीयर है उसको क्या करे? उसको डैमेज ना करे, while still being able to provide for the energy demand of the society। लेकिन फिर भी हमारे पास क्या हो कि एनर्जी डिमांड जो सोसाइटी कर रही है वो हमारे पास पूरा हो जाए, लेकिन वो हमारे पास इस काबिल हो कि हमारे पास एनर्जी की डिमांड भी पूरी हो जाए। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज आर फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास क्या है? तो फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास इसकी डिफिनेशन यहाँ पर आप लोगों के पास है कि a natural fuel such as coal or gas formed in the geological past form
फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, के नेचुरली हमारे पास जो कुदरती मौजूद था, फ्यूल मौजूद था, ईंधन मौजूद था, जैसे कोल था, गैस था, जो हमारे पास जियोलॉजिकली जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत पहले हमारे पास जमीन के अंदर मौजूद थे, उनके अंदर जो तब्दीलियां आई हैं, उनके पास्ट से, उनके रिमेन से, उनके जो और डेड थे, उनके जिस्म से जो हमारे पास हड्डियां वगैरह जो रिमेन से जो बकायाजात थे, उससे हमारे पास जो चीजें आई हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। Fossil fuels are remains of the million-year-old plant life, now coal or aquatic animal life, now gasoline or natural gas. Fossil fuels हमारे पास मिलियन ईयर्स पहले जो हमारे पास बकायाजात रह चुके हैं पुराने पौधों के, तो वो हमारे पास अब कोयला है। और एक्वेटिक लाइफ जो समंदरी जिंदगी थी, उसका जो रिमेन्स हमारे पास रह गया था, वो हमारे पास गैसोलीन और नेचुरल गैस है। गैसोलीन मीन्स पेट्रोलियम ईंधन वगैरह जितने हमारे पास मौजूद हैं, तो वो हमारे पास एक्वेटिक एनिमल लाइफ के रिमेन से हैं। नंबर 1 इज कोल। कोल इज द मोस्ट अबंडेंट फॉसिल फ्यूल्स इन द वर्ल्ड with an estimate reserve of 1 million metric ton, but burning coal results in significant atmospheric pollution. कोल के हमारे पास वाफिर मकदार में ज़राए मौजूद हैं दुनिया में, जो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 9 किलोग्राम के बराबर है। 1 मिलियन मेट्रिक टन मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 9 किलोग्राम। इतने किलोग्राम हमारे पास कोयला मौजूद है, उसके ज़खायर इतने मौजूद हैं। बट बर्निंग कोल रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, लेकिन फिर भी जब कोल को हम जलाते हैं तो वहां पर हमारे पास अच्छा खासा एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन बनता है। ऑयल, क्रूड ऑयल मीन्स अनरिफाइंड ऑयल, जिसको हमने साफ नहीं किया होता। इट्स रिफाइंड इनटू मेनी डिफरेंट एनर्जी प्रोडक्ट्स सच एज गैसोलीन, जेट फ्यूल्स एंड हीटिंग ऑयल। डिस्पाइट द limited resources of the oil in the world, it is preferred source over coal because oil produce more energy than same amount of the coal. क्रूड ऑयल हमारे पास अनरिफाइंड ऑयल जो है उसको डिफरेंट एनर्जी प्रोडक्ट्स जैसे गैसोलीन में, पेट्रोलियम में, जेट फ्यूल्स में, जो तैयारों में, जहाज़ों वगैरह में जो तेल इस्तेमाल होता है उसमें, हीटिंग ऑयल जो कुकिंग ऑयल वगैरह है उसमें यूज़ होता है, या आग लगाने के लिए जो ऑयल इस्तेमाल होता है, सॉरी कुकिंग ऑयल नहीं, आग लगाने के लिए जो तेल इस्तेमाल होता है उसमें इस्तेमाल होता है। इस खतरे के पेश नज़र के दुनिया भर में हमारे पास तेल के ज़खायर बहुत कम है, फिर भी जो है तेल को प्रेफर किया जाता है कोल की बनिस्बत, क्योंकि हमारे पास कोल की उतनी मकदार जितनी हमारे पास तेल की मकदार होती है वो हमारे पास हीट कम मकदार में प्रोड्यूस करती है एज़ कम्पेयर टू द ऑयल। ऑयल और कोयल की अगर हम सेम अमाउंट ले लें तो ऑयल हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ द गैस हीट प्रोड्यूस करती है, जबकि कोल हमारे पास उतनी मकदार में हो भी लेकिन फिर भी वो हमारे पास सेम अमाउंट में हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। नंबर 3 इज नेचुरल गैस इज ऑफन अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द ऑयल, इट इज द मिक्सचर ऑफ द गैसेज, द मोस्ट कॉमन ऑफ द विच इज मीथेन। नेचुरल गैस हमारे पास ऑफन एक ऑयल का ही प्रोडक्ट है, लेकिन इसका मिक्सचर हमारे पास गैसेज है और हमारे पास इसका मोस्ट कॉमन फॉर्म जो है वो मीथेन है। द एडवांटेज दैट नेचुरल गैस हैज इज दैट इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट। एक फ़ायदा नेचुरल गैस का ये है कि हम इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर कंज्यूम्ड इन मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड डिमांड फॉर द एनर्जी। फॉसिल फ्यूल्स को तकरीबन 80% डिमांड के तहत एनर्जी के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट टाइप्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हाउएवर द वेस्ट गैसेस प्रोड्यूस इन द कंजम्पशन इज पोल्यूटिंग द एटमॉस्फेयर। जबकि हमारे पास इससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं वो हमारे पास क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर को अच्छा खासा पोल्यूट कर रहे हैं। प्लांट्स के जो रिमेन्स हमारे पास मौजूद थे उससे हमारे पास कोल प्रोड्यूस हुआ, और कोल की बर्निंग से हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। प्री हिस्टोरिक ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास एक्वेटिक एनिमल थे वहाँ से हमारे पास पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है। पेट्रोलियम को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, कार के फ्यूल के तौर पर हम उसको यूज़ करते हैं। बायोमास, बायो मीन्स लाइफ, सो द बायो एनर्जी इज द एनर्जी फ्रॉम लिविंग थिंग्स। बायो हमारे पास इसका मतलब है जिंदगी, तो हमारे पास बायो एनर्जी वो वाली एनर्जी है जो हम लिविंग थिंग्स से हासिल करते हैं। द टर्म बायोमास रेफर्स टू अ मटीरियल
यहाँ पर आप लोग देख लें कि एग्रीकल्चर हमारे पास होते हैं कि उससे हम फूड प्रोडक्ट हासिल करते हैं, फिर फूड वेस्ट हमारे पास जो होता है उससे हम क्या हासिल करते हैं, उससे हम मीथेन गैस को हासिल करते हैं। द टर्म बायोमास रिफर्स टू द मटीरियल फ्रॉम विच वी गेट बायो एनर्जी, उन चीज़ों से ताल्लुक रखता है जो हमारे पास बायो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। बायोमास इज द प्रोडक्ट व्हेन द सन solar energy is converted into the plant matter carbohydrates by the process of the photosynthesis। बायोमास हम यूजुअली जो है वो सोलर एनर्जी से हासिल करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास प्लांट का मैटर जो है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। ओनली ग्रीन प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक एल्गी या अलगा हम इसको कह सकते हैं कंटेनिंग क्लोरोफिल आर एबल टू यूज सोलर एनर्जी। वो वाले ग्रीन प्लांट जहाँ पर हमारे पास क्लोरोफिल मौजूद होता है, सिर्फ वही इस काबिल होते हैं कि वो सोलर एनर्जी को यूटिलाइज कर सकें और फिर इसको कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। द सिंपलेस्ट प्रोसेस इम्प्लाइड टू मेक यूज ऑफ दिस एनर्जी इज ईटिंग एवरी टाइम यू ईट ए फ्रूट। यहाँ पर इसको एनर्जी को इस्तेमाल करने का सबसे सस्ता तरीका ये है कि हम जब खुराक करते हैं तो हमें ये एनर्जी मिल जाती है। जब भी हम कोई फ्रूट खाते हैं, ए वेजिटेबल आर द प्रोसेस्ड वर्जन ऑफ आइदर, या हम कोई सब्जी वगैरह खाते हैं या इन दोनों में से किसी भी का प्रोसेस वर्जन, जैसे हम जैम वगैरह खाते हैं या सब्जियों को पकाकर खाते हैं या उसका हम पिकल वगैरह खाते हैं, यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड एज बायोमास। तो उसमें जो हमारे पास एनर्जी स्टोर होती है एज ए रिजल्ट ऑफ द बायोमास के सन के सोलर एनर्जी को उन्होंने यूज किया होता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाए होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो जो एनर्जी उसमें स्टोर होती है एज ए रिजल्ट ऑफ द बायोमास, तो हम उसको आसानी से यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी इज द एनर्जी रिकवर्ड फ्रॉम द अर्थ कोर। जियो मीन्स अर्थ एंड थर्मल मीन्स हीट के अर्थ के कोर से जो एनर्जी हमें मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। The thermal energy contained within the Earth core result from the energy trap almost 5 billion years ago during the formation of the planets। planets के formation में तकरीबन 5 बिलियन ईयर्स पहले जो एनर्जी ट्रैप की गई थी उसको हम यूटिलाइज करते हैं एज ए जियोथर्मल एनर्जी। इन मैनी कंट्रीज जियोथर्मल एनर्जी इज यूज्ड टू जनरेट एनर्जी। वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अर्थ के कोर से हमें जो जियोथर्मल एनर्जी मिलती है उसको हम बहुत से ममालिक में यूटिलाइज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। विंड एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड इज करंटली यूज्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। काइनेटिक एनर्जी, जब हवा चलती है तो हमारे पास उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और उसी एनर्जी को यूज करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इट इज इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ द एनर्जी बट रिक्वायर्ड वेरी लार्ज ओपन स्पेस। हालांकि ये हमारे पास इकोलॉजिकल बेसिस से हम देख ले तो हमारे पास एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, लेकिन हम को इसको सेटअप करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि लार्जर ओपन स्पेस की जरूरत होती है। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फिशन इज द प्रोसेस ऑफ द स्प्लिटिंग एक्सट्रीमली लार्ज एटम्स लाइक यूरेनियम एंड पोलोनियम। फिशन मीन्स स्प्लिटिंग के, उसमें हमारे पास क्या होता है कि स्प्लिट हो जाते हैं वो वाले एटम्स जो हमारे पास अनस्टेबल फॉर्म में होते हैं, तो वो हमारे पास स्प्लिट अप हो जाते हैं टू पीसेज ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ द एनर्जी विच रिलीजेस सेम अमाउंट में होते हैं, दोनों उनका पावर उसी तरह से होता है, लेकिन वो हमारे पास पार्ट्स में स्प्लिट अप हो जाते हैं। विच रिलीज एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशन और हीट के, वो हमारे पास अच्छी खासी मकदार में एनर्जी जो है उसको रिलीज करते हैं, या तो वो रेडिएशन के फॉर्म में होती है हमारे पास या हीट के फॉर्म में होती है। The heat is used to boil water that eventually is used to produce electricity। और उस हीट को हम जो है वाटर बॉयल करने के लिए यूज कर सकते हैं जो हमारे पास फिर इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में यूज होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था कि पानी हमारे पास फिर बॉयल होता है, फिर उससे स्टीम बनता है, स्टीम हमारे पास कंप्रेस होता है, कंप्रेशन के बाद हमारे पास वो टरबाइन को रोटेट करता है, टरबाइन इन टर्न जनरेटर को रोटेट करता है और जनरेटर फिर इन टर्न हमारे पास ट्रांसफार्मर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी उसको ट्रांसफॉर्म करता है इनटू द विलेजेस, इनटू होम्स, इनटू सिटीज, उसको फिर पावर स्टेशंस में सप्लाई करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ द फ्यूल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज इक्वल टू mc²। हाउएवर देयर इज अ पोटेंशियल और catastrophic damage to human life and environment that an accident however unlikely could cause। कि हमारे पास ये जो है लार्ज अमाउंट में एनर्जी तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर उसको हम जो है इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर।
लेकिन ये हमारे पास जो है ह्यूमन लाइफ के लिए डैमेज भी है, क्योंकि हमारे पास अगर किसी भी वजह से इसमें कोई ब्लास्ट हो जाए तो ये हमारे पास क्या करता है कि ह्यूमन लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। इससे फिर हमारे पास आने वाली बहुत सालों तक आने वाली नस्लें जो हैं हमारे पास, फिर वो डैमेज, उनमें कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट होता है उसके साथ उनकी पैदाइश में। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को फिगर नजर आ रही है कि न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया गया है यूरेनियम के एटम पर। यूरेनियम हमारे पास दो फर्दर एटम्स में स्प्लिट हो गया है। विद द इमिशन ऑफ द 3 न्यूट्रॉन्स पार्टिकल्स हमारे पास थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। थर्मल एनर्जी हमारे पास रिएक्टर को एंड स्टीम टरबाइन को क्या कर रही है, ऑपरेट कर रही है, रोटेट कर रही है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। F नंबर हमारे पास है सोलर एनर्जी। द एनर्जी फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो आप लोग यूज करते हैं, सोलर पैनल यूज करते हैं, वहां पर हमारे पास डायरेक्ट सनलाइट जो है उसको हम यूज करते हैं फॉर द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। यहाँ पर हमारे पास आ गया है कि टुडे solar cells are used to produce to power everything from the calculators and watches to the small cities। कि हमारे पास अब तो इवन हमारे पास सोलर कैलकुलेटर्स भी आ गए हैं, वॉचेस भी आ गए हैं जो हमारे पास इस तरह से बगैर सेल्स के काम कर सकती हैं। सनलाइट द फ्यूल रिक्वायर्ड बाय द सोलर सेल्स। उनके जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम सोलर सेल कहते हैं। सोलर सेल के लिए जो फ्यूल होता है इज 100% फ्री, वो हमें फ्री मिल रहा होता है एंड वेरी इको फ्रेंडली और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। However, just like wind energy, significant land area is required to produce large amount of the energy। जिस तरह से विंड के सेटअप के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के सेटअप के लिए हमें जो है लार्ज एरिया की ज़रूरत होती है, वहाँ पर इसी तरह से हमारे पास विंड के लिए हमारे पास जो होती है ऊपर ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर हमारे पास जगह रिक्वायर होती है। लेकिन सोलर एनर्जी के लिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी हमें ज़मीन पर जो है बहुत ज़्यादा जगह रिक्वायर होती है कि हम वहाँ पर उसको सेटअप करें सोलर पैनल को, और फिर उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को जो है यूटिलाइज कर सकें। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन हमारे पास इसका टॉपिक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन यूजिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर इज नॉन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन। कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर को हम यूटिलाइज कर लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, तो वो हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन में आ जाता है। द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी डज वर्क ऑन द वाटर, पुलिंग इट डाउन एंड प्रोवाइडिंग इट विद अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। नीचे से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी वाटर में स्टोर होती है, फिर वो हमारे पास इन टर्न कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। नीचे से हमारे पास मूव होता है, ऊपर आता है पानी, तो वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। This kinetic energy is transformed into electrical energy by the very large turbines, और फिर टर्बाइंस के जरिए से इसी काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। Such large reservoirs sometimes flood thousands of the hectares of the farmland, ड्रास्टिकली अलर्टिंग द इकोसिस्टम। कि हमारे पास फिर कभी कभार ऐसे होता है कि इनके ज़खायर से, इनके डैम से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास फ्लड का ख़तरा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो हमारे पास इकोसिस्टम के लिए एक अलार्मिंग है, अलर्टिंग साइन है। For many years, engineers did not have the technology to economically use small reservoir for generating electricity। बहुत सालों तक इंजीनियर के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इकोनॉमिकली कि वो किस तरह से स्मॉल रिजर्वायर को, छोटे ज़खायर को भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। विद इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी स्मॉल जनरेशन फैसिलिटीज़ आर बिकमिंग मच मोर पॉपुलर। और फिर टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट के साथ साथ उन्होंने छोटे ज़खायर से भी इलेक्ट्रिसिटी को, प्रोडक्शन को जो है वो यूज़फुल तरीके से यूज़ किया, तो वहाँ से भी हमारे पास क्या हो गया कि एनर्जी प्रोडक्शन हो गई। हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से जनरेट होती है कि डैम होते हैं, हमारे पास वाटर रिजर्वायर होते हैं, डैम में पानी स्टोर हो रहा होता है, फिर उससे वहाँ पर जनरेटर रन होते हैं, जनरेटर से टरबाइन टरबाइन रन होते हैं, तो टरबाइन से फिर जनरेटर रन होता है। इन टर्न हमारे पास वो काइनेटिक एनर्जी जो है थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है थ्रू टरबाइंस, और टरबाइंस के जरिए से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। फॉसिल फ्यूल्स और मेजर सोर्सेज ऑफ द एनर्जी के बारे में ये लेक्चर था हमारा। सीखने और पढ़ने का अमल जारी रखिए। सीखने और जानने के लिए वीडियो को बार बार रिप्ले कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज।